नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। समीक्षा बैठक में योजनाओं का हुआ रिव्यू, गंभीरता से कार्य करने दिए गए निर्देश। भगवान जगन्नाथ निकले भक्तों के बीच, रथ यात्रा में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा, अपग्रेड किया गया सिस्टम। और शातिर महिला ठग हुई गिरफ्तार, 94 लाख की धोखाधड़ी को दे चुकी है अंजाम। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करें कि ग्रामीणों और किसानों का काम आसानी से हो जाए। उन्हें अपना काम कराने के लिए बेवजह अफसरों के आगे पीछे घूमने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों से निपटने की कार्य योजना पर सख्ती से अमल करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा अमला अलर्ट मोड पर रहे और अस्पतालों और मितानिनों के पास पर्याप्त मात्रा में सभी तरह की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और महापौर रामचरण यादव उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से अपने कामों की समीक्षा स्वयं करें, देखें कि क्या करना था और कितना कर पाए हैं, लोगों की अपेक्षा क्या है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी का मौसम शुरू हो चुका है, सभी सोसाइटियों में खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 6 से 20 तारीख तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े में इस तरह काम करे कि किसानों की सभी लंबित मामले निपट जाए, नगरीय क्षेत्रों में ठीक से नाली की सफाई की जाए। अभी तक शिकायतें मिल रही है, जल भराव के हालात किसी भी स्कूल अथवा आबादी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। पीएचई विभाग में और तेजी से काम करने की जरूरत है। एक एक गांव में लक्ष्य बनाकर साफ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। जल जीवन मिशन सरकार की महत्वपूर्ण योजना, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाना है। खराब सड़कों की मरम्मत भी तत्काल किया जाए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान से लोगों को जोड़कर जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा जतन करें कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी तालाब बरसात में लबालब हो जाए। बैठक में विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र के कामों एवं प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने अरपा सभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। उन्होंने इस अवसर पर विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की अहम भूमिका है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की अग्रणी भूमिका होगी। यह आप लोगों के मेहनत और लगन से संभव होगा। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर, वकील के पेशे में जो भी व्यक्ति है वो अंतिम सांस तक सीखते ही रहते हैं, क्योंकि रोज रोज नए शोध एवं कानूनों में बदलाव होते रहते हैं। उसी तरह आप लोगों के भी कार्यों में हमेशा नए नए शोध हो रहे हैं, जिससे पुल पुलियों के मजबूत निर्माण में सहायक हो रहे हैं। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों ने पुल पुलियों के निर्माण, डिजाइन सहित अन्य बिंदुओं पर बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने इंजीनियरों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का भी समाधान किया। सांस चलती है तब तक पढ़ता है, पढ़ना पड़ता। रोज दुनिया में नए नए कानून आते हैं, नए नए तरीके से कानून की व्याख्या होती है। यदि वो अपडेट नहीं रहेगा कि मैं तो 25 साल 20 साल वकालत मेरी हो गई, पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं चलेगा। इसी तरह से डॉक्टर्स को रोज नए नए प्रयोग होते हैं, रोज नए नए इलाज के तरीके आते हैं, रोज नई नई दवाई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा सिम्स में मरीजों की सुविधा के लिए बनाए गए 12 बिस्तरों के आपातकालीन सेवा, अतिरिक्त ओपीडी कक्ष और उद्यान का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं शीघ्रता और सुगमता से उपलब्ध हो पाएंगी। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में सुविधाओं का विस्तार करते हुए अतिरिक्त ओपीडी कक्ष बनाया गया है, जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए है। 12 बिस्तरों की आपातकालीन सुविधा का निर्माण किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा सिम्स में इन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। CMPSTF और DMF फंड से निर्मित इस केंद्र का निर्माण CGMSC द्वारा किया गया है। इसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इस सुविधा के तहत
आपदा का वर्गीकरण करते हुए मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ सिम्स में अतिरिक्त ओपीडी कक्ष बनाए गए हैं जिससे भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। मेडिकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और ओपीडी कक्ष आसपास होने सब मरीजों की सुविधा होगी। सिम्स के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए उद्यान का लोकार्पण भी केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। नगर निगम द्वारा निर्मित इस उद्यान की लागत 211.31 लाख रुपए है जो डीएमएफ और स्मार्ट सिटी के फंड से बनाए गए हैं। श्री साहू और श्री साहू ने इस अवसर पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर रेड क्रॉस की अतिरिक्त शाखाएं खोलने के निर्देश भी दिए। मेन रोड में धड़ल्ले से अतिक्रमण कर नाला की जमीन को कब्जा कर उसमें व्यावसायिक परिसर खड़ा कर लिया गया है। जी हाँ, सकरी रोड स्थित गोखने नाला को पाट कर उसमें अपना व्यावसायिक प्लाजा बनाने वाले का नाम मनीष शर्मा है, जिसने गोखने नाला को पाट कर उसमें विनायक प्लाजा खड़ा कर लिया है। बताया जाता है कि इसमें खूब चढ़ावा चढ़ाया गया है। विनायक प्लाजा के मालिक ने बड़ी ही होशियारी से गोखने नाला को मोड़कर अपनी जमीन सीधी कर ली है और सकरी के नाला का रुख ही मोड़कर वहां के निवासियों के जल स्रोत के साथ छेड़छाड़ कर दी है। यदि बरसात में बारिश ज्यादा हो जाए और गोखने नाला अपना रौद्र रूप दिखा दे तो संभवतः विनायक प्लाजा जमींदोज हो सकती है। यही नहीं, इस हादसे से ना जाने क्या क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन इन सबसे विनायक प्लाजा के मालिक को कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस पैसा कमाने से मतलब है। बहरहाल इस विनायक प्लाजा की पोल खोल चुकी है। देखना होगा कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होती है या विनायक प्लाजा यूं ही ठेठ बनकर खड़ा रहेगा। रविवार को पूरे अंचल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेलवे परिक्षेत्र स्थित मंदिर परिसर से भव्य रथ यात्रा निकली, जिसमें भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलराम के साथ भक्तों को दर्शन देने उनके बीच पहुंचे। परंपरा के अनुसार इस वर्ष डिप्टी सीएम अरुण साव ने छेरा पहरा की रस्म निभाई और श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर रथ को आगे बढ़ाया। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रथ यात्रा में पहुंचे थे। वहीं रथ को खींचने यहाँ तक कि रथ को खींचने के लिए लगी रस्सी को स्पर्श करने भक्तों में गहरी आस्था देखने को मिली। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह भक्तों ने रथ यात्रा का स्वागत किया और भगवान के दर्शन किए। इसी क्रम में दयालबंद में बीसीसी न्यूज कार्यालय के सामने भाटिया परिवार द्वारा भी भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम जी के दर्शन कर उनका स्वागत किया गया और पूजा अर्चना की गई, जहाँ चारों तरफ भगवान के जयकारे लगते रहे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटिया आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किडनी की बीमारी से पीड़ित ऐसे मरीज जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए अब हमारे जिला हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट जीवनदायिनी साबित हो रही है। मौजूदा स्थिति में डायलिसिस कर मरीजों को राहत देने में हमारा जिला हॉस्पिटल प्रदेश में नंबर 1 है। यूनिट में 10 डायलिसिस मशीन का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से रोजाना 45 से 50 मरीजों का डायलिसिस आसानी से कराया जा रहा है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। किडनी से संबंधित बीमारी से पीड़ित मरीजों को एक समय के बाद डायलिसिस कराना जरूरी हो जाता है। मरीज सामान्य है तो 2 सप्ताह में एक बार, तो गंभीर मरीजों को 1 सप्ताह में 2 से 3 बार तक डायलिसिस कराना पड़ता है। निजी अस्पताल में इसके लिए काफी खर्च करना पड़ता है। एक बार में कम से कम 1000 से 2000 रुपए तक लग जाते हैं। दवाओं पर अतिरिक्त रूप से खर्च करना पड़ता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बेहद महंगा साबित होता है। ऐसे में गरीब मरीज तो बिना डायलिसिस के दम तोड़ देते हैं। वहीं जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जीवन धारा योजना शुरू होने से इनके मरीजों को बड़ी राहत मिली है। खनिज विभाग ने 6 जुलाई की रात को ग्राम कुकुदी कला, अमलाडी, उदयबंद, गतौरा, लोधीपारा, लोफंदी, सेंद्री, दूरीपारा, मंगला क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों का सघन जांच किया। रात्रि लगभग 3 बजे को ग्राम कुकुर्दी कला थाना एवं तहसील पचपेड़ी शिवनाथ नदी के भीतर 2 नग चैन माउंटेड मशीन को खनिज रेत के अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर नदी के बाहर खड़ा कर जब्त सील किया गया। 2 नग लोड हाईवा को नदी के रास्ते में फंसे होने के कारण चैन माउंटेड मशीन मालिक के सुपुर्दगी में दिया गया। एक हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर पुलिस थाना पचपेड़ी के अभिरक्षा में रखा गया है। ग्राम गतौरा में मुरु मिक्स चिल्ली पत्थर का अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना सरकंडा के में रखा गया है। वहीं ग्राम कचार में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना कोनी में रखा गया है। सभी के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। बरसात के साथ ही संक्रमित बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता डायरिया फैलने की है। वैसे भी अब उल्टी दस्त से पस्त लोग अस्पताल पहुंचने लगे हैं। सिम्स और जिला हॉस्पिटल में बीते 1 सप्ताह के भीतर उल्टी दस्त के मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी मरीज शहर के अलग अलग स्लम क्षेत्र से आ रहे हैं। साफ है कि यदि इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी क्षेत्र में डायरिया फैल सकता है। शहर अंतर्गत छोटे बड़े 27 स्लम एरिया है जो हर साल बरसात के समय डायरिया के लिए बेहद संवेदनशील रहते हैं। सरकारी अस्पतालों से मिल रही जानकारी के मुताबिक शहर के तालापारा, तारबहार, अटलाबाद, सिरगिट्टी, रेलवे परिषद, तिफरा और शहर की सीमा से लगे गाँव से उल्टी दस्त के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक ज्यादातर मामले दूषित पानी पीने और दूषित भोजन करने की वजह से डायरिया से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अभी भी किसी भी क्षेत्र में स्थिति नहीं बिगड़ी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में ध्यान देना जरूरी हो गया है। समय रहते मरीजों की पहचान करें और दूषित पानी के तमाम स्रोत को बंद किया जाए तो डायरिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं 12वीं दूसरी परीक्षा के लिए 82,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। पहली बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने जा रही है। जबकि मार्च में हुए पहली परीक्षा में दोनों कक्षाओं से 6 लाख आवेदन मिले थे। द्वितीय परीक्षा की शुरुआत 12वीं से हो रही है। परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत अब हर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। पहली फरवरी मार्च प्रथम और जून जुलाई में द्वितीय मुख्य परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों से फाइनल लिस्ट मांगी जा रही है। इसके बाद आवेदनों की संख्या को देखकर परीक्षा केंद्र तय की जाएगी या 3 से 4 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा नहीं हो रही है। द्वितीय परीक्षा में फेल पूरक के साथ जो छात्र पास हुए उन्हें भी श्रेणी सुधार का मौका दिया गया है। पहली परीक्षा में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में 75% से अधिक छात्र पास हुए हैं, जबकि 1,32,000 से अधिक छात्र पूरक और अनुत्तीर्ण हुए थे। विगत दिनों जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र की कई पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से शिकायत की थी कि क्षेत्र की दुर्वाकारी निवासी आरोपी महिला राधिका भारद्वाज ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, जिसमें पति नागेंद्र भारद्वाज और देवेंद्र भारद्वाज भी सहयोगी है। मामले में पचपेड़ी पुलिस ने जांच करते हुए FIR दर्ज कर ली और आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2024 को प्रार्थिया निर्मला रात्रे निवासी पचपेड़ी एवं सुनीता भारद्वाज निवासी ध्रुवाकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ध्रुवाकारी निवासी राधिका भारद्वाज ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कम समय में पैसा दुगना करने का झांसा देकर प्रार्थिया एवं अन्य 16 से 17 महिला पुरुष के नगद और फोन पे के जरिए लगभग 94 लाख रुपए की ठगी कर ली है। शिकायत पर अलग अलग अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर बयान लिया गया, जिसमें आरोपिया के द्वारा
नगद पैसा नहीं लेना स्वीकार किया है। फोन पे के जरिए लिए गए 30 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए को प्रार्थियों को वापस करना तथा कुछ रकम खर्च होना और कुछ जेवर खरीदना, जिसमें 3 जेवर प्रार्थी लोगों के पास होना तथा मकान निर्माण में पैसा लगाना और अपने पुत्र के लिए मोटरसाइकिल खरीदना बताया गया है। जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिल कीमती 2 लाख रुपए एवं सोने के जेवर 1 तोला कीमती तकरीबन 50,000 रुपए को जब्त किया गया है। वहीं नए कानून के अनुसार जब्ती की गई वीडियोग्राफी कराई गई। आरोपियों उसके परिजनों के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टि आरोपियों के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।